नमस्कार दोस्तों। सेकंड ग्रेड जीके एग्ज़ाम पेपर में आपके टॉपिक है राजनीतिक दल और दबाव समूह। तो इस क्लास में हम इन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस क्लास से आपको एक तो क्लास समाप्त हो तब तक पूरा टॉपिक ही याद हो जाए, आपको कवर हो जाए। उसके अलावा क्वेश्चन जो पुटअप हो वो इस क्लास से हो। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल जो है वो क्या है, पहले हम नॉर्मली चीज़ों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है? अगर ये पॉलिटिकल का ही है, वैसे सब्जेक्ट का टॉपिक पॉलिटिकल अप्रोच से अगर पूछें सवाल, तो जैसे राजनीतिक दल जो है, तो पहले इसका अर्थ को लेकर एक क्वेश्चन बन सकता है। दबाव समूह राजनीतिक दल में अंतर को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, इनकी समझ अवधारणात्मक। उसके अलावा राजनीतिक दल जो है उसके प्रकार में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल होते हैं। तो राष्ट्रीय दल के लिए क्या शर्तें चाहिए, बहुत शानदार प्रश्न बनता है और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें या और ये दो शब्द का भी फर्क आ जाता है। उसके अलावा राज्य जो दल है उसके लिए क्या शर्तें चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। फिर कितने राष्ट्रीय दल, एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। और राष्ट्रीय दल जो है उनकी किसकी कब स्थापना हुई, उनका जो है चुनाव चिन्ह क्या है, इस प्रकार का भी एक ट्रेडिशनल या हिस्टोरिकल टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादा प्रश्न इन्हीं से बनने के चांसेज है। इसी प्रकार से दबाव समूह है, तो दबाव समूह थोड़ा उदाहरणात्मक है। कुछ उदाहरण इसके पूछे जा सकते हैं। मान लो 4 ऑप्शन दे दिए, एक राजनीतिक दल का नाम दे दिया, 3 दबाव समूह के दे दिए कि कौन सा इसमें से एक दबाव समूह नहीं है। उसके अलावा इसका भी अर्थ है, इसकी अवधारणा क्या है, तो वो सब चीज़ें। तो देखिए राजनीतिक दल जो होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। राजनीतिक दल जो है वो संगठित होते हैं, संगठित दबाव समूह में भी होते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गए राष्ट्रीय स्तर के। राष्ट्रीय का मतलब हुआ कि उसका प्रभाव 1 से अधिक राज्यों में है। और एक हो गया राज्य स्तर का, राज्य या क्षेत्रीय, मतलब उस एक क्षेत्र विशेष का जो है वो। बाकी दलों में अपंजीकृत जो है वो आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर के जो दल है उसके लिए जो है कई तो शर्तें हैं, वो भी हम देखेंगे। और राजनीतिक दल कहते किसे हैं, तो राजनीतिक दल जो है वो एक लोगों का एक ऐसा संगठन है, समूह है, जिसका लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है सत्ता की प्राप्ति, यानी चुनाव जो है वो लड़ना और चुनाव जीतना और सत्ता में आना। तो मुख्यतः कार्य यही होता है। और ये लोगों को अपना एजेंडा बताते हैं, अपना कार्यक्रम बताते हैं, जनमत को प्रभावित करते हैं और उनके वोट लेकर जीत कर सत्ता में आते हैं। सत्ता में आकर विधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जो घोषणा की थी, जो वादे किए थे जनता से, उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश जनता को प्रभावित नहीं कर पाते हैं और जीत नहीं पाते हैं, तो फिर ये विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और जो सरकार के जो कार्य है उनमें से कमियाँ निकाल कर जनता को बताती है कि देखिए हम इनसे अच्छा कर सकते हैं, तो अगली बार हमें सत्ता में लाइए। तो मुख्यतः राजनीतिक दल का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो सत्ता की प्राप्ति और चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना। तो इनका एक चुनाव चिन्ह भी होता है। राष्ट्रीय जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह किसी दूसरे राज्य की पार्टी के पास नहीं हो सकता। राज्य स्तर की जो पार्टी है, अब मान लीजिए राजस्थान में किसी पार्टी का, जैसे राजस्थान की राज्य स्तरीय पार्टी जो है हनुमान जी बेनीवाल वाली है, रालोपा, तो उसका जैसे मान लो जो चुनाव चिन्ह है वो किसी दूसरे राज्य में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राज्य स्तरीय पार्टी है। जबकि राष्ट्रीय पार्टी का ऐसा नहीं हो सकता। सीधा राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, तो वर्तमान में 6 है दोस्तों। अप्रैल 2023 के बाद में 6 है, जबकि पहले 7 थी। तो 6 में अगर आपसे सीधा पूछें मोटा सवाल, तो 2 तो आप इजीली जानते ही, एक तो बीजेपी और एक कांग्रेस, तीसरी हो गई बसपा, चौथी आ गई है आम आदमी पार्टी, 5वीं जो है वो है इसमें भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या CPIM, अभी हम आगे और देखेंगे डिटेल से। और 6ठी जो है वो NPP, जो पूर्वोत्तर वाली है ना, वो नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो 6 जो है वो है। हटी कौन सी है, तो तृणमूल हट गई है। उसके अलावा जो रांकापा ही वो हट गई है। उसके अलावा CPI जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी, केवल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा जो है वो हट गई है। माकपा जो है वो है। अभी हम पूरा समझेंगे इसको। राज्य दल कितने हैं, तो चुनाव आयोग की जो सूची है उसमें अलग अलग राज्य वाइज दे रखा है, वो भी हम देखेंगे। कक्षा 10 में ये पूरा NCERT की किताब में एक पाठ दे रखा है 10-15 पेज का, कक्षा 10 सामाजिक में। उसमें राजनीतिक दल
तो वहाँ से भी नोट्स बनाए हैं मैंने, तो वो भी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अब बात करते हैं दबाव समूह की। दबाव समूह में क्या अंतर है? तो देखो, दबाव समूह जो है ना, ये अवधारणा वैसे अमेरिका से निकली हुई है, ठीक है, अमेरिका से। और वहाँ पर थोड़ा दबाव समूहों को नेगेटिव देखते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा उनका काम जो है वो रिश्वतखोरी का ज़्यादा हो गया है। ब्रिटेन में इनको पॉजिटिवली देखते हैं, और भारत में भी ये सकारात्मक ही है। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है ये, क्योंकि लोकतंत्र में मान लो सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, किसी के हितों की उपेक्षा होती है, तो ये काम करते हैं। तो दबाव से पता चल रहा है, नाम से ही प्रेशर। तो जैसे मान लो अब आपके पढ़ाई का प्रेशर रहता है, आपको घर वाले बार बार कहते हैं पढ़ लो, तो थोड़ा सा आप दबाव में आते हैं और काम करते भी हैं। तो प्रेशर से हम काम होता है। आपके कमेंट्स आते हैं बार बार कि भाई इकोनॉमिक वाला पार्ट करवाइए, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी स्टडी करके और उसको करवाया, तो फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये जो दबाव समूह है, ये सरकार पर प्रेशर डालते हैं, नेताओं पर, मंत्रियों पर, दलों पर, और उनसे कहते हैं कि भाई हमारा ये हित है, इसको आप पूरा कीजिए, हमारे इस क्षेत्र का, या हमारी इस जाति का, या हमारे इस धर्म का, या हमारी संस्था का नुकसान हो रहा है, हमारे जो लोग जुड़े हुए हज़ारों लाखों, उनका नुकसान हो रहा है, तो आपके आगे चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से दबाव समूह जो दबाव डालते हैं, तो ये भी एक प्रकार से संगठन है, एक ऐसा संगठन जो अपने हितों या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बने होते हैं। ये चुनाव में भाग नहीं लेते, ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। और न इनका उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति, इनका उद्देश्य होता है अपने हितों या लक्ष्यों की प्राप्ति। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, साल 2 साल 5, जितना चाहे। हित एक बार पूरे हो गए तो ख़त्म भी हो सकता है, या फिर हित तो बदलते रहते हैं, समय के साथ में बढ़ते रहते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए बेरोजगारों का संघ हो गया, छात्रों का संघ हो गया, ABVP, NSUI, ये किसी पार्टी से भी सपोर्टेड भी हो सकते हैं। जैसे ABVP है तो भाजपा से, NSUI है कांग्रेस से, तो वो भी हो सकता है। उसके अलावा धार्मिक भी हो सकता है, जातिगत भी हो सकता है, अखिल भारतीय दलित महासंघ, क्षेत्रीय महासंघ, जाट महासभा, ब्राह्मण महासभा, ऐसे भी। तो इसमें क्या होता है, अपने जो हित है, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो या किसी ऐसे कानून में मान लो उनको नुकसान हो रहा हो वो हो, तो इनको लेकर, जैसे शिक्षक है, उनसे पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त कार्य करवाए जाते हैं, तो उसको लेकर भी कई बार शिक्षक संघ जो है वो मंत्री पर, शिक्षा मंत्री पर, या मान लो कोई और राजनीतिक स्तर पर दबाव बनाते हैं अपने संगठन का, और फिर उसमें वो घोषणाएं अपने पक्ष में करवाने का प्रयास करते हैं। तो दबाव समूह जो है वो क्या करते हैं, खुद चुनाव में भाग नहीं लेते, मगर चुनावों को प्रभावित भी कर सकते हैं, और विधानसभा में खुद नहीं जाते मगर कानूनों को प्रभावित करते हैं। तो ये राजनीतिक दल है या MLA है या मंत्री है, उनसे संपर्क करके, और जो अपने पक्ष में जो है वो विधान बनाने की या अपने पक्ष में निर्णय लेने की जो है लेने की प्रयास रहता है इनका। तो ये दबाव समूह की मुख्य बात है, ठीक है। तो पहले हम दबाव समूह को देख लेते हैं PDF के माध्यम से। अब देखिए, जैसे मुख्य बातें मैंने इसमें लेने का प्रयास किया है। तो इंटरनेट पे भी सामग्री जो है, जैसे जो बहुत सारी सामग्रियाँ रहती है, तो उसको छांटना, थोड़ी उसकी गुणवत्ता को परखना, और एग्ज़ाम के दृष्टि से क्या उपयोगी हो सकता है उसको लेना। तो जैसे दृष्टि IAS की वेबसाइट है, उसके अलावा और भी है, तो वहाँ से जो अच्छी चीज़ें लगी उनके आधार पर नोट्स तैयार किए हैं। तो अब देखो, जैसे अपने हम बात करें इसमें दबाव समूह की, तो ये विशेष हितों से जुड़े ऐसे संगठन है, ठीक है, संगठन है जो अपने समूह है से जुड़े हितों या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नीति निर्माता कौन है, कानून बनाने वाले MLA, MP, मंत्री, उन पर दबाव डालते हैं। दबाव समूह वे निजी संघ है जो सार्वजनिक नीतियों, सरकार की जो नीतियां हैं ना, इनको प्रभावित करने के लिए बने हैं। क्लियर। दबाव समूह के उदय के कारण, भाई इनकी क्या जरूरत पड़ी दबाव समूह की, जब राजनीतिक दल है तो क्या जरूरत थी, तो जरूरत होती है। कारण क्या है, एक तो ये उदय की अवधारणा चली अमेरिका से, ये आप याद रखना। राज्यों के कार्यों में वृद्धि हो रही है आजकल, आप देख रहे हैं कि हर राज्यों के कार्य दिनों दिन बढ़ रहे हैं। कल्याण की योजनाएं भी बहुत सारी चल रही है, हर बार नई योजना आती है, जनता तक पहुंचने का प्रयास रहता है। तो कार्य बढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ वर्गों का काम हो रहा है, नहीं हो रहा, इसलिए औद्योगिक क्रांति से भी इनका उदय हुआ, क्योंकि जैसे एक मजदूर वर्ग उभरा, तो मजदूर वर्ग, तो इसमें देखो मजदूर वर्ग जो का उदय हुआ ना, तो उनकी जैसे मांगे हैं, उनकी शर्तें हैं,
तो उनको सुनने वाला कोई संगठन हो और वो संगठन सरकार पर दबाव बनाए तो उससे उनके जो हित है उनकी जो है वो पूर्ति होती है। ठीक है, अगली हम बात देखें तो विभिन्न वर्गों की बढ़ती महत्वाकांक्षा, विभिन्न जो वर्ग है उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही है, तो उनकी पूर्ति के लिए भी सभी क्षेत्रों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व न होना। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां से उनके राजनेता नहीं है, तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा फिर, तो उस दबाव समूह उठाएंगे। अमेरिका में इनको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो भ्रष्टता का गढ़ मानते हैं, जबकि ब्रिटेन में इनको लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। भारत में भी इनकी स्थिति सकारात्मक ही है, अच्छी है। दबाव समूह की कार्य प्रणाली, भाई ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं। तो दबाव समूह जो है वो संगठन बनाते हैं। पहली बात तो संगठन होना चाहिए, कार्य का विभाजन होगा, पद सोपान होगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, क्षेत्रीय अध्यक्ष वगैरह वगैरह ऐसे। और लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग का मतलब है कि गोलबंदी करना, जैसे मतलब इकट्ठा, यानी लोगों का जो दबाव है वो सरकार के ऊपर बनाते हैं और मंत्रियों से या सरकार से मिलना, उनके लोगों से उनको समझाना, ठीक है, इस प्रकार से। तो राजनीतिज्ञों, सांसदों से सीधा संबंध बनाकर उनको प्रभावित करते हैं कि भाई देखो इतने सारे लाखों लोगों का नुकसान हो रहा है, तो फिर जनता नाराज़ हो जाएगी, है ना। तो ये उनका प्रमुख साधन है। अमेरिका में लॉबिंग बहुत लोकप्रिय है। सामूहिक प्रचार, सामूहिक प्रचार में ये प्रचार करते हैं विभिन्न प्रकार से। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं, जनता से सीधा संपर्क रखते हैं, राजनीतिक दलों से परोक्ष संपर्क रखते हैं। सीधा सीधा राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होते ये, नहीं तो फिर वो राजनीतिक दल ही हो जाएगा ना। तो चुनाव लड़ना तो इनका काम नहीं है, इनका काम तो केवल अपना जो हित है, जो अपने से जुड़ा हुआ जो हित है उसको। तो जैसे भारतीय मजदूर संघ है, तो ये बीजेपी से रिलेटेड एक दबाव समूह हो गया। हड़ताल, धरना प्रदर्शन, ये भी इनका काम होता है, संख्या बल का दिखाना, उसका दबाव डालना। कई बार जैसे सरकार इनकी नहीं सुनती तो फिर ये न्यायालयों की शरण भी लेते हैं और सभा सम्मेलन करना, अपनी बातें बताना। कई बार आप देखते हैं ना कि अलग, जैसे मान लो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई, फिर उन्होंने अपने वो बात रखेंगे। कई बार आरक्षण का भी एक बड़ा मुद्दा होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग अनैतिक उपाय, कभी कभी जैसे मान लो रिश्वत है, अनैतिक दबाव है, तो इस प्रकार की स्थिति भी जो है वो बन जाती है। दबाव समूह की प्रकृति और विशेषताएं, भाई कुछ दबाव समूह जो है ना, तो वो अमेरिका में ऐसा ज़्यादा चलता है, अनैतिक वाला, लॉबिंग वाला। यह हित समूह वह राजनीतिक दलों से भिन्न संगठन होते हैं। तो ये क्लियर हो गई कि भाई ये राजनीतिक दल नहीं है, न ही कोई हित समूह है। हालांकि इनको कई बार हम हित समूह भी बोल देते हैं, परंतु ये संगठित समूह है, अपने हितों के लिए काम करते हैं, इसलिए दबाव समूह कहलाते हैं। चुनाव नहीं लड़ते ये, मगर संगठित होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भीड़ है उसको हमने कह दिया दबाव समूह, नहीं, संगठित भीड़ है ना, उनका कोई दल है, किसी ने बुलाया है उनको, उस हिसाब से तो वो कहलाएगी। जैसे मान लो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन हुआ, तो जो कानून थे उनको, कानूनों को वापस लेने के लिए चला, तो एक संगठित दबाव था वो, उसमें लोग भी थे, और लास्ट में कानूनों को वापस सरकार ने लिया, मतलब चेंज किया। कई बार लेती है, जैसे राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार वाला जो चला था, तो उसमें कुछ खामियां लगी डॉक्टर्स को, तो उनका संगठन है, और उस संगठन ने सरकार पर दबाव बनाया, हड़ताल की, कार्य का बहिष्कार किया, और सरकार ने फिर कुछ आश्वासन देके उसमें कुछ संशोधन किए। तो कार्यकाल क्या है, अनिश्चित होता है इनका। ऐसा नहीं कि 2 वर्ष 4 वर्ष, भाई जब तक हित चलते रहेंगे तब तक। यह जाति या सामाजिक समूह के आधार पर भी बन सकते हैं, भाई जैसे दलित महासंघ हो गया, जाट महासभा हो गई, ब्राह्मण महासभा हो गई, क्षत्रिय महासभा हो गई। इस प्रकार से सामाजिक समूह के आधार पर भी बन जाते हैं, जैसे वर्ग के आधार पे कर्मचारियों का वर्ग का हो गया, ठीक है, शिक्षकों का हो गया। तो ये उदाहरण मैंने दिया है। लॉबिंग द्वारा हित साधन, जैसे एसोचैम, फिक्की, तो ये क्या है, एसोचैम, फिक्की आगे हम देखेंगे। इसमें ये उद्योग से जुड़े हुए, व्यापारियों के हितों से जुड़े हुए संगठन है। दबाव समूह के प्रकार, अब प्रकार तो वैसे तो देखो इनके, किसी ने 2 प्रकार, किसी ने 4 प्रकार बताए हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बलेंडल के अनुसार 2 प्रकार है, एक तो सामुदायिक और एक संघात्मक। सामुदायिक में भी 2 प्रकार है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी ज़्यादा इसमें कोई डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। सामुदायिक मतलब समाज से जुड़ा हुआ, समुदाय से जुड़ा हुआ। तो एक तो प्रथागत, यानी जैसे प्रथाएं हैं, जैसे मान लो समाज की कुछ प्रथाएं होती है, समाज की जातियां हैं, जाति प्रथा है, सिस्टम है, तो क्षत्रिय महासभा, जाट महासभा, और भी कोई। संस्थागत में जैसे संस्थाएं, इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ, कर्मचारियों के हित से जुड़े हुए
तो ये सब सामुदायिक दबाव के लिए होते हैं, जैसे मान लो शिक्षक संघ हो गया, सिविल सर्विसेज का हो गया, कोई और हो गया। संघात्मक दबाव समूह है, ये विशेष हित के लिए गठित होते हैं। इनका जैसे एक तो संघ बनता है और ये एक तो रक्षा के लिए और एक उत्थान के लिए। सुरक्षा के लिए जैसे श्रम संघ हो गया, एसोचैम हो गया, फिक्की हो गया। हालांकि ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे भाई ये कौन सा संरक्षात्मक है और कौन सा ऐसे है, आप समझने के लिए ही है। उत्थानात्मक जैसे मान लो नारी उत्थान है, विश्व शांति है, कोई अहिंसा है, इस प्रकार के मुद्दों को लेकर कोई दबाव समूह हो तो वो। और भी जैसे औपचारिक और अनौपचारिक भी हो सकते हैं प्रकार। अब दबाव समूह की भूमिका क्या है? सरकार और जनता के बीच की कड़ी। जनता की जो इच्छा है, बातें हैं, उनको सरकार तक पहुंचाती है और सरकार को सीधा जनता से जुड़वाती है और उनकी मांगें पूरी करवाती है। सामाजिक एकता के प्रतीक है ये। एकता के कैसे कि भाई समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग है, जातियां हैं, तो उस एक वर्ग या जाति का जो संगठन है तो वो तो क्या करेगा, पूरे भारतीय स्तर को प्रभावित करेगा ना, उसकी बात सब मानेंगे, तो एकता भी दिखती है इससे। राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता में वृद्धि होती है, लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये मुद्दा चल रहा है, अच्छा इस पे हम इकट्ठे हुए हैं, तो जागरूकता पैदा होती है, अपने हितों के प्रति सचेत होते हैं। और लोकतंत्र का पोषण और सुदृढ़ता, लोकतंत्र के लिए चीज़ें ज़रूरी है भाई। लोकतंत्र में जैसे अपनी बात कहने का, अपने हितों को कहने का अधिकार है ना, सरकार ने माना नहीं माना, नहीं मानती है तो फिर भाई न्यायपालिका है, फिर भी नहीं माने, मान लो नहीं बात बने तो अगले चुनाव है, अगले चुनाव में फिर जनता नाराज़गी दिखा सकती है। तो इस प्रकार से क्या है, लोकतंत्र में ये सब चीज़ें जो है वो फायदेमंद रहती है, एक सीमा तक हो तो। सुदृढ़ता, शक्ति का पृथक्करण, भाई अलग अलग ग्रुप बंटे रहते हैं, अलग अलग दबाव समूह होते हैं, तो क्या शक्ति का पृथक्करण होता है, कोई एक समूह है ज़्यादा ताकतवर नहीं बनता और संतुलन बना रहता है। विधानमंडल के पीछे विधानमंडल है, ये याद रखना। जैसे विधानमंडल में राजनीतिक दल कानून बनाते हैं और उन कानूनों को प्रभावित कौन करते हैं? दबाव समूह है। दबाव समूह है तो ये एक तरह से खुद भी विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल हो गया ना। खतरे भी है कुछ, जैसे राष्ट्रीय एकता को कभी कभी खतरा हो जाता है, जैसे अपने स्वार्थों के लिए ज़्यादा दबाव बनाए तो। शेष समुदाय वर्ग के हितों का आनंद, मान लीजिए जब एक वर्ग का हित हो रहा है, मान लो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो दूसरे वर्ग का अहित भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण दबाव समूह है। जैसे फिक्की हो गया, तो फिक्की का है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री यानी व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, तो इनके लिए 1927 में स्थापना हुई थी। तो ये एक संगठन है और ये राजनीतिक संगठन नहीं है, तो ये एक दबाव समूह है, ये व्यापारियों के हितों के लिए है। तो सबसे बड़ा है और पुराना है, व्यावसायिक है, आर्थिक नीतियां हैं, उद्योगपतियों के हित है, उसके ऊपर ये सरकार को सुझाव देते हैं और कभी इनको विपरीत लगे तो अपने पक्ष में करने के लिए दबाव भी डालते हैं। आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा भी देता है। ऐसा नहीं केवल दबाव का ही काम है, और भी जैसे वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह करना और करना, ये भी इनका काम है। एसोचैम, एसो मतलब एसोसिएशन और चैम मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो चैम्बर के आगे है ना कॉमर्स और इंडस्ट्री, वो इसमें है नहीं, वो शॉर्ट के हिसाब से उच्चारण के लिए इतना ही शायद नाम है इसका पॉपुलर, तो एसोचैम। तो ये भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वाणिज्य और उद्योग के लिए। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये फिक्की से भी पहले की संस्था है। पेशेवर समितियाँ जैसे IMA, मान लो मेडिकल एसोसिएशन, वकीलों से संबंधित कोई बात होती है, मान लो कहीं लग रहा है कि अहित हो रहा है, सरकार उनका ध्यान नहीं दे रही है या उनके पक्ष में कोई कानून नहीं आ रहा है, तो फिर जैसे बार काउंसिल कई बार दिशा निर्देश जारी करती है, संगठन कई बार संगठित होकर हड़ताल करते हैं, आपने देखा होगा, कई बार कार्यों का बहिष्कार करते हैं कुछ संस्थागत, जैसे अभिभावकों की हड़ताल चल रही थी, तो वो सब क्या है, ये दबाव समूह तो है। कभी वेतन बढ़ाने के लिए, कभी कोई और सुविधाएं बढ़ाने के लिए। तो पेशेवर समितियां हो गई, विभिन्न शिक्षक या अन्य कर्मचारी संगठन हो गए। श्रमिक समूह में जैसे हिंदू मजदूर सभा हो गई, ये समाजवादी पार्टी से रिलेटेड है। भारतीय मजदूर संघ BJP सपोर्ट करता है इसको। एटक है, इसको CPI सपोर्ट करती है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंटक है, इसको कांग्रेस सपोर्ट करती है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस कांग्रेस का अर्थ होता है सम्मेलन, सभा, सम्मेलन। और कांग्रेस पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो वो उस नाम से। धार्मिक समूह में जैसे RSS हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, जमात इस्लाम हो गया, और भी जैन, बौद्ध और भी कोई जो है वो। जातीय समूह में जाति के आधार पे भी मारवाड़ी क्षेत्र के हिसाब से हरिजन सेवक संघ, जैन,
धर्म का या कोई हिंदू धर्म का, और छात्र संगठन जैसे ABVP है तो बीजेपी से रिलेटेड है, हालांकि सीधा बीजेपी इसको कोई नहीं है पर सपोर्ट उसी का है। AISF है CPI से है, NSUI है कांग्रेस से है, ठीक है। विशेष असंगठित या व्यक्तियों का कोई समूह है, दबाव समूह नहीं कहलाएगा। असंगठित व्यक्ति है, भीड़ है, तो वो दबाव समूह नहीं है। भीड़ किसी संगठन के तहत आई है तो वो दबाव समूह का हिस्सा है, पर दबाव समूह संगठित होगा और दबाव समूह के विशेष हित होते हैं, और अन्य नाम इसको फिर हितैषी समूह भी बोल देते हैं, सब हित साधक भी कहते हैं, हित समूह भी कहते हैं। मगर मेन बात यही है कि कोई भी हित समूह तभी दबाव समूह कहलाएगा जब वो संगठित हो और दबावों के लिए जो है वो कार्य जो है वो करें, ठीक है। तो ये था अपने दबाव समूह का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें कोई डीप वाली बात नहीं है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर और दबाव समूह के बारे में हमने पढ़ा। अगली क्लास में हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे।